पहली बात हमने ये कहा कि जो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है ये हमें डाटे की डिस्पर्शन के बारे में बताती है। और जो वेरिएंस है बेसिकली ये आपको जो आपको जो है वो आंसर देता है, उसके साथ ही जो मेजरमेंट यूनिट होती है वो भी उसका भी स्केयर होता है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब हमने मीन डेविएशन किया तो मीन डेविएशन को हमने मॉडुलस से खुद से पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट किया, लेकिन हम वेरिएंस में डेविएशन को स्केयर कर लेते हैं। उस स्केयर का जब हम करते हैं डिफरेंस तो मेजरमेंट यूनिट यानी जो वेरिएंस का आंसर है वो भी स्केयर में इंटरप्रेट होता है, लेकिन एक्चुअल टर्म में या एक्चुअल यूनिट में इसको लाने के लिए फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, यानी कि वेरिएंस का स्टैंडर्ड जो स्केयर रूट है वो लेते हैं, ताकि आप जिस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में डाटा कलेक्ट किया गया उसी मेजरमेंट ऑफ यूनिट में आप डाटे को इंटरप्रेट कर सकें। इन नटशेल इस चैप्टर में जो सबसे यूजफुल मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, वो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको एवरेज डिस्पर्शन बताती है ऑफ द डाटा फ्रॉम द मीन। और इसी के साथ अगर हम रिलेटिव मेजर में जाएं तो वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो आपको परसेंटेज में जो है वो आपको वेरिएशन को बताता है। सो पहली प्रॉपर्टी वो यही थी कि जब आप वेरिएंस लेते हैं तो उसका जो आपके पास रिप्लाई आता है, जो फिगर्स आती हैं, आंसर आता है, उसको भी आप स्केयर ऑफ यूनिट्स में लेते हैं। बट स्टैंडर्ड डेविएशन को आप ओरिजिनल जो उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है उसमें ही इंटरप्रेट करते हैं। द सेकंड वन इज कांस्टेंट का जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हमेशा 0 होता है। थर्ड वन इज whenever you add any constant, add or subtract any constant from the x values, there would be no effect on variance and standard deviation of the data. So in simple words, you just एक तो आपने ये जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इनको आपने सीखना है, इस तरीके से लिखना है आपने। और अगर आपको पेपर में आता है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस, तो एक आपने ऊपर ये लाइन लिखनी है और नीचे इसको आपने यूं इसको एक्सप्रेशन के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो इन अ नटशेल, whenever you add any constant value, add or subtract from the x values, there would be no effect on standard deviation and the variance. That remains the same. The fourth one is whenever you multiply or divide any constant value with the x values of the given data, तो आपके पास ये जो वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ bx, तो इसमें जो ये जो कांस्टेंट है ये स्केयर हो जाता है इस वैल्यू का स्केयर, कांस्टेंट का स्केयर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ x। यानी कि अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते जाएं हर ऑब्जर्वेशन के साथ, तो आपका वेरिएंस किसके इक्वल होगा? वो इसके इक्वल होगा, कांस्टेंट का स्केयर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ द x। बट इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो जाएगा b, यानी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। सिमिलरली अगर ये डिवाइड होता है तो 1 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ये हो जाएगा 1 over b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ x। द लास्ट वन इज whenever two independent variables are added, there would be a relationship added or subtracted। कोई भी दो वेरिएबल्स x एंड y
अगर प्लस हो या माइनस हो, तो एक तरीका ये है कि या तो आप पहले एक्स और वाई वैल्यूज को जमा कर लें, और जमा करने के बाद जो नया वेरिएबल जनरेट हो उसका जो है आप वेरिएंस निकालें, तो उसका आंसर भी वही आएगा। या आप सेपरेटली वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल लें और उसको जमा कर लें वेरिएंस ऑफ वाई में, तो वेरिएंस पे वेरिएंस जो है वो सेम रहेगा दोनों साइड्स पे, इधर भी और इधर भी। सिमिलरली अगर ये दोनों वेरिएबल्स माइनस होते हैं, सब्सट्रैक्ट होते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वेरिएंस ऑफ वाई, यहाँ पे माइनस है। तो ये आपने जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपने याद करनी है। इसी तरह से आप आगे आ जाएं, ये हमने एग्जांपल्स की हुई हैं। ये एक एग्जांपल हम देख लेते हैं 4.8। इसमें हमें कहा गया है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स गिवन एज। ये हमारे पास 10 स्टूडेंट्स का डाटा दिया हुआ है और हमें कहा गया है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे एक आपको, यहाँ पे देखें फार्मूले में आपके पास ये, अगर आपको याद हो तो हमने शॉर्टकट मेथड से मीन फाइंड किया था, x बार इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ d ओवर n। पिछले चैप्टर में जब हमने मीन को फाइंड किया यूजिंग द शॉर्टकट मेथड, तो ये था x बार इज इक्वल टू a प्लस d सम ऑफ d ओवर n। d इसमें वेरिएबल क्या था कि हर वैल्यू को हम कोई भी कांस्टेंट से माइनस करते हैं, और वो कांस्टेंट इन वैल्यूज में से कोई सा भी आप अज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे 56 अज्यूम किया हुआ है, तो x की हर वैल्यूज को 56 में माइनस करेंगे तो ये एक नया वेरिएबल d बन जाएगा। इस d का आप सम ऑफ d करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास x बार की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास मीन आ जाएगा। सिमिलरली जब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो जहां पे आपके पास x है वहां पे d आ जाएगा, सम ऑफ d स्क्वायर ओवर n माइनस सम ऑफ d ओवर n का होल स्क्वायर। तो आप इस d वेरिएबल का सिंपली स्क्वायर लोगे, उस स्क्वायर को आप जमा करोगे तो ये आ जाएगा सम ऑफ d स्क्वायर। अब आपके पास सम ऑफ d स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई 193 डिवाइडेड बाय 10 माइनस दिस। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। अब इसमें आपको कोई मेंशन नहीं किया गया कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह से निकालें या इस फार्मूले से निकालें। इट्स योर चॉइस कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालें। अल्टीमेटली हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए। आप सिंपली भी इस x वेरिएबल का आप मीन निकालें और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो वही आंसर आएगा जो आपके पास ये आया हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझाना मकसद था कि अगर आप यूं भी डेविएशन लेकर भी ये फार्मूला भी अप्लाई करें तो आपका रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता। बेसिकली यहाँ पे ओरिजिन चेंज हो रहा है कि कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई अपना माइनस हो रहा है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ गया 4.383 डिवाइडेड बाय मीन आपके पास आ गया 56.3। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 7.78% आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। असल चीज जो समझने वाली है वो इसका बी पार्ट 2 है। पार्ट 2 में देखें हाउ would your results be affected if it is decided to increase the marks of each of the above students by 5। तो यही चीज हमने अब रिपीट करनी है कि अगर x की हर वैल्यूज में 5 जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए यानी जमा कर दिया जाए, तो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन। तो देखें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अभी हमने पढ़ा है कि
कि whenever any constant is added or subtracted from given data, there would be no change in the variance and the standard deviation. तो पहली बात तो आप याद रखें कि ये जो स्टैंडर्ड एविएशन है 4.385 ये वही रहेगा जो कि आपका है। असल में चेंज आएगी आपके मीन में। मीन की प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी, when each item is increased by 5, the value of the arithmetic mean would also be increased by 5, because when a constant is added to all the items, the value of the arithmetic mean is increased by the constant added. तो अब आपके पास जो मीन बनेगा वो आ जाएगा आपके पास 56.3 जो कि आपका एक्चुअल है, ये वाला 56.3, इसमें आपने प्लस किया जो कांस्टेंट है जो ऐड किया तो ये दैट बिकम्स 61.3। तो अब आपके पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये मीन है। चूंकि मीन में चेंज आई है बाय एडिंग द कांस्टेंट वैल्यू, दैट्स व्हाई देयर वुड बी अ चेंज इन द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन। पहले आपका पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था 7.78%, नाउ दिस has become 7.15%। इसी को अगर मैं इंटरप्रेट करूं दोबारा से तो इसका मतलब ये है कि हमें कहा गया है कि whenever you add any constant in the data, there would be no change in the standard deviation. Value of the standard deviation will remain same as earlier, which is calculated without the addition of the constant value. But we know that whenever any constant is subtracted or added in the given data, there would be addition or subtraction by the constant in the mean. तो mean इसका जो है वो इफेक्ट होगा। तो ये आपने इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं, लिहाजा ये आप इसको अच्छी तरीके से करेंगे। अब आगे आपके पास है जी, ये रिपीट कर दें जो अभी आपने बताया, ये कौन से पेपर्स में आ सकते हैं क्वेश्चन वगैरह? ये वाला इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। और अभी जो जितनी मैं एग्जांपल कराने लगा हूं, जिस तरह ये 4.11 है या इससे अगली है, ये इंपॉर्टेंट है, 4.12 है, वो इस लिहाज से कि इनमें कैलकुलेशन कम इन्वॉल्व है और ये आसानी से जो है वो आप लोग सिर्फ थोड़ा सा समझने के बाद इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लिहाजा 4.11 ये भी नोट करें और जो पिछले मैंने करवाई है वो भी नोट करें अभी रिसेंटली। अच्छा जी, पेज नंबर 164, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4.11 का पार्ट 1 है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू सीरीज आर गिवन एज 58% एंड 69%। देयर स्टैंडर्ड डेविएशंस आर 21.2 एंड 15.6 रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर देयर अरिथमेटिक मीन्स? पहले पार्ट में हमें कहा गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस दो ग्रुप्स के दिए गए हैं, दो सीरीज हैं और उसमें हमारे पास कहा गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हैं और हमने मीन निकालने हैं। तो सबसे पहले आप सीरीज 1 के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला लिखोगे। ये है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको पहला 58% दिया हुआ है, दूसरा आपको ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 58% है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसमें 21.2% है ये वाला। अब इसको आप इसमें प्लेस करें फार्मूले में।
ये मीन मल्टीप्लाई होकर इधर हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। यहां से x बार इधर रहने दे, बाकी 58 इधर नीचे आ जाएगा, डिवाइड होकर 36.55। ये आपने मीन फाइंड कर लिया व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज गिवन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशंस आर गिवन। सिमिलरली ये आपके पास दूसरा सीरीज है जिसमें 69% है और स्टैंडर्ड डेविएशन 15.6% है। इसी को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे तो आपके पास x बार आ जाएगा, मीन आ जाएगा 22.61। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसी का बी पार्ट है, इसमें कहा गया है फॉर ए सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस आपके पास n इज इक्वल टू 100 है। The sum of the deviations from 4 centimeter is minus 11 centimeter। देखें ये जो दिया हुआ है ना, sum of the deviation from 4, ये 4 है कांस्टेंट, यानी कि अगर आपको याद हो तो अभी हमने पीछे किया है कि जो d है, d इज इक्वल टू x माइनस a, यानी कि जो डेविएशन का जो सम है, बेसिकली ये सम ऑफ डी है वो है -11 सेंटीमीटर, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज डेविएशंस, ये आ जाएगा सम ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 257। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अच्छा जी, तो इसमें ये है फॉर ए सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस, n इसमें 100 है, द सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम 4 इज -11। अब ये जो 4 है ये a की वैल्यू है, और ये सम ऑफ डेविएशन का मतलब ये है कि सम ऑफ d एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ d डेविएशंस, ये है सम ऑफ d स्क्वायर इज इक्वल टू 257। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इसमें आपके पास देखें n आपके पास 100 हो गया, a इज इक्वल टू 4, sum of d, sum of deviation from 4 is equal to -11। तो ये जो 4 है ये a है, sum of d square is equal to 257। अब आप बाउंड हैं कि आप इस फार्मूले से जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करें, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया, x बार इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ d ओवर n। a की वैल्यू पुट करो, सम ऑफ d की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3.89 आ जाएगा। सिमिलरली जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, इन दिस केस जब आपको डेविएशंस दे दी गई हैं तो ये आप जस्ट इन फार्मूला में सम ऑफ d स्क्वायर यहाँ से वैल्यू पुट करोगे 257 डिवाइडेड बाय 100, तो ये इसको सारा सॉल्व करेंगे तो 1.6 आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन 1.6 डिवाइड बाय 3.89 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 41.13%। तो इस तरह भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, इसको भी नोट कर लें। जी, तो नेक्स्ट वन इज 4.12। After the settlement of the average daily wages in a factory had increased from 120 to 1 rupees 180, and the standard deviation had increased from rupees 2.5 to 3.75. After settlement, the wages has become higher and more uniform, यानी कि एंड कमेंट आपके पास आफ्टर सेटलमेंट जो एवरेज डेली वेजेस हैं ऑफ इन अ फैक्ट्री, वो वेजेस इंक्रीज होती हैं फ्रॉम रुपीज 120 टू 1 रुपीज 180, और साथ ही उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी जो है वो इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम रुपीज 2.5 to 3.75। तो अब
हमारा जो अब आप देखें कि आल दो यहाँ पे पहले वेजेस जो है वो 120 थी सेटलमेंट से पहले, और फिर 180 यानी इसमें इजाफा हुआ। बज़ाहिरन तो ये लग रहा है कि इसमें इजाफा हुआ, लेकिन देखने वाली बात है कि यहाँ पे साथ स्टैंडर्ड एविएशन भी इंक्रीज हुई है। तो अब इस सिचुएशन आप जो है वो कैलकुलेट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पहले का और बाद में, और फिर हम देखेंगे क्या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में क्या चेंज आई है। याद रखें कि जिस ग्रुप का यानी बिफोर एंड आफ्टर का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्मॉलर होगा, वो यानी कि वो बेटर ग्रुप होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि जहाँ पे कैलकुलेट किया गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 2.08% और दूसरे का भी 2.083%, दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सेम है। ऑल्दो एवरेजेस भी इंक्रीज हुई हैं बिफोर सेटलमेंट एंड आफ्टर सेटलमेंट, लेकिन साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी वेरिएट किए हैं। लेकिन जब हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट किए तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आई। सो वी कैन से दैट दोनों बिफोर एंड आफ्टर जो है देयर इज द सेम इफेक्ट, क्योंकि वी कैन नॉट मेक कंक्लूजन सिंगली ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज। वी मस्ट कैलकुलेट and incorporate the effect of the standard deviation, which is possible through the calculation of the coefficient of variation. तो यहाँ पे आपके पास standard deviation भी दी हुई है, mean भी आपको दिया हुआ है। You simply calculate the coefficient of variation before settlement and after settlement, or you can comment that although the averages there was increase in the average, but still after calculation of the coefficient of variation both values are the same, so overall there is no there is a uniform effect. अब इसी तरह से हमारे पास ये एक डाटा दे दिया गया है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग डाटा फॉर ऑब्टेनिंग द वेरिएंस आर कंसिस्टेंट और नॉट, कि क्या हमारा डाटा कंसिस्टेंट है या नहीं है। ये डाटा आपको गिवन है n इज इक्वल टू दिस एंड दिस, और इस पे भी आपने कमेंट करना है। अब इसकी रूह में आप देखो कि हमारे पास n इज इक्वल टू 120, सम ऑफ x इज इक्वल टू -120, सम ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 128। ये गिवन डाटे की मुनासबत से अगर आप देखें तो ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल होगा। अब इसको जब हमने कैलकुलेट किया वेरिएंस का इसका, तो ये माइनस में आ रहा है। रिमेंबर दैट वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नॉट बी नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव आएंगे। लिहाजा हमारा ये जो डाटा है दिस इज नॉट कंसिस्टेंट। हमें कहा गया एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग डाटा फॉर ऑब्टेनिंग द वेरिएंस। जब हम इसका वेरिएंस फाइंड करें तो चेक दैट वेदर द डाटा इज कंसिस्टेंट और नॉट। वी विल calculate the value of the variance through using this formula. Now the answer is in negative, so must remember that variance and standard deviation should never be negative. So variance can never be negative, therefore data is not consistent. इसको हम कहेंगे कि डाटा इज नॉट कंसिस्टेंट। अब इसी तरह से इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी देख लें। इन अ सरप्राइज चेकिंग ऑफ पैसेंजर्स इन अ लोकल बस 20 पैसेंजर्स विदाउट टिकट्स वर कॉट। द सम ऑफ स्केयर्स, देखें द सम पहले तो पता चल गया 20 पैसेंजर हैं हमारे पास, n इज इक्वल टू 20। जब आप स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन में तो साथ साथ उसमें से जो समझ आती जाए वो नोट करते जाएं। n इज इक्वल टू 20, द सम ऑफ स्केयर्स एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, सम ऑफ स्केयर्स
sum of X squares and the standard deviations of the amount found in their pockets were 2,000 rupees and 6 rupees respectively. If the total fine imposed is equal to the amount discovered from them and fine imposed is in uniform, what is the amount each of them will have to pay as a fine? देखिए हमारे पास जो गिवन डाटा है पहले आप वो लिखें. हमारे पास n is equal to 20, सम ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास 2000 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा 6 दिया हुआ है. अब आपने इसमें से सबसे पहले तो ये निकालना है कि टोटल अमाउंट रिकवर्ड क्या है और जो एवरेज पैसेंजर को जो अपना पे करने पड़ेंगे फाइन वो क्या है. तो आप देखें एस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, वेरिएंस का ये फार्मूला है. जब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन दिया हुआ है तो ये आपके पास देखें ये एस स्क्वायर का मतलब ये है कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा. सम ऑफ एक्स स्क्वायर है ये आपको 2000 दिया हुआ है, एन आपके पास 20 है, माइनस ये जो सम ऑफ एक्स ओवर एन है इसको हम एक्स बार भी लिख सकते हैं, एक्स बार का होल स्क्वायर, माइनस इसको आप सॉल्व करोगे तो मीन अगर आप एक साइड पे ले आओगे तो ये मीन आपके पास आ जाएगा 8, यानी कि जो एवरेज फाइन है वो 8 है. टोटल अमाउंट रिकवर्ड अगर आप देखेंगे तो हमारे पास टोटल आती है सम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स बार, एन इसमें 20 है और 8 जो है वो आपके पास मीन आ गया है. तो ये टोटल अमाउंट रिकवर्ड 160 रुपए है. Hence each of the passengers shall have to pay 8 rupees fine through using this data. तो डाटे की मुनासबत से ये फार्मूला आपने देखें इस वेरिएंस में से ही मीन निकल आया है, बाकी जो गिवन डाटा आपने अप्लाई किया है और इसमें से ही आपका मीन निकल आया. ठीक है, और मीन से ही आपने सम निकाल लिया टोटल अमाउंट रिकवर्ड के जितने हमारे पास 20 पैसेंजर हैं, ऑन दी एवरेज 8 फाइन निकला है और इसको आपने 20 पैसेंजर से मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल अमाउंट रिकवर्ड जो आ. तो इस तरह से ये भी आपने क्वेश्चन करना है और आज के लिए इतना ही काफ़ी है.